यह है 10,000 रुपए का फोन और यह है 1,00,000 रुपए का फोन। मतलब इस एक के दाम में ऐसे 10 फोन आ जाएंगे। लेकिन एक बार इन दोनों की स्पेक शीट देखो, दोनों में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, दोनों लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर चल रहे हैं, दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 5000 mAh की बैटरी है और इन दोनों ही फोन्स को मैं एक फुल फ्लेज कंप्यूटर की तरह यूज कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली स्पेक शीट को देखकर ये कहना कि ये फोन इससे 10 गुना महंगा है तो सही नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं कि ज्यादा पैसा सेम स्पेसिफिकेशन में क्या ऑफर करता है और इससे हमें इंडस्ट्री में चल रहे एक स्कैम का भी पता चलेगा। शुरू करते हैं बिल्ड और डिजाइन से। एक फ्लैगशिप से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हमें हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल, प्रीमियम फिनिश और एक कमाल की इनहैंड फील देगा, जो कि ये ऑब्वियसली देता भी है। एट द सेम टाइम टाइटेनियम की चेसी और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन इसे उतना ही ड्यूरेबल भी बना देता है। वहीं इस एंट्री लेवल मोटोरोला G45 की इनहैंड फील बिल्कुल अलग है। ये लाइट वेट है, स्लिम है, पीछे वीगन लेदर की फिनिश मिलती है जो मोस्टली लोगों को एक सिंपल प्लास्टिक बैग के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। साइड इसका प्लास्टिक है, लेकिन अगर मुझे कोई ना बताए तो मैं नहीं मानूंगा कि ये प्लास्टिक बॉडी है। इवन बटन्स भी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। बेसिकली इसको हाथ में लेकर कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि ये सिर्फ एक 10,000 रुपए का फोन है। ये इजीली 20,000 रुपए का इनहैंड फील आपको दे देता है। तो इस डिजाइन वाले सेक्शन से हमें दो बातें याद रखनी है जो आगे चलकर इंडस्ट्री में चल रहे स्कैम को डिकोड करने में काम आएगी। 2 साल पहले जो 10,000 वाले फोन्स आया करते थे उनके मुकाबले इसका बिल्ड, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्राइस आर वेरी हाई। इसके बाद मैंने इसकी डिस्प्ले को ऑन किया जहां पर मुझे बहुत काम की चीज दिखाई दी। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, रिक्रूटमेंट फर्म हो या फिर कोई भी छोटा सा ऑफिस ही क्यों ना हो, डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर होने वाले साइन। अब पेपर पे साइन करवाना, उसको स्टोर करना और उसका ट्रैक रखना, ये बहुत ही ज्यादा पुराना और बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है। सो हियर इज Odoo, ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो आपको मल्टीपल एप्स ऑफर करता है इन जस्ट सिंगल सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे Odoo e-साइन की, जिसका यूज करके आप ना सिर्फ डॉक्यूमेंट पर साइन करवा सकते हो बल्कि उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो और उन्हें आसानी से ट्रैक भी कर सकते हो। इसमें आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो भी आपको अपने क्लाइंट से चाहिए वो डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो, जैसे कि नेम, डेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर सिग्नेचर। विद एडिंग ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप इसे डायरेक्टली अपने क्लाइंट को ईमेल भी कर सकते हो और आपने जो चीजें अलाउ करी होंगी क्लाइंट केवल उन्हीं चीजों को एक्सेस कर पाएगा और उन्हीं में चेंजेस कर पाएगा। इवन आप इस सिग्नेचर डॉक्यूमेंट का एक टेम्पलेट भी बना सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको जरूरत हो, चाहे अपने क्लाइंट को भेजना हो या एम्प्लॉय को, आप बहुत आसानी से भेज सको। टू इम्प्रूव एंड डिजिटाइज योर डॉक्यूमेंटेशन साइन प्रोसेस, ट्राई आउट Odoo फॉर फ्री। Odoo का कोई भी ऐप हमेशा के लिए फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके चेकआउट जरूर करना। चलो अब डिस्प्ले को ऑन करते हैं। इन दोनों डिस्प्ले में बस एक चीज कॉमन है कि ये दोनों 120 हर्ट्ज पर चलते हैं बस। इसके अलावा एक तरफ है एंड्रॉइड फोन में आने वाली सबसे बेस्ट डिस्प्ले और एक तरफ है सबसे बेसिक डिस्प्ले। महंगी और सस्ती डिस्प्ले में जो सबसे पहला अंतर आपको दिखेगा वो है कलर्स का। स्पेशली डार्क सीन के अंदर सस्ती डिस्प्ले स्किन टोन से लेके कपड़ों तक के कलर को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर देता है। कलर्स से नजर हटते ही आपका ध्यान जाएगा इसकी शार्पनेस पर, क्योंकि पहला ये डिस्प्ले 720p है और दूसरा इस 720p को ओवरकम करने के लिए पोस्ट में मोटोरोला इसमें शार्पनेस ऐड करता है, जिससे वीडियो देखने पर, स्पेशली फास्ट मूविंग वीडियो देखने पे अजीब सा पिक्सल फटने जैसा इफेक्ट दिखता है। और प्रॉब्लम ये है कि ओवर शार्पन करने की गंदी आदत ऑलमोस्ट सारे एंट्री सेगमेंट एंड्रॉइड फोन के अंदर है। ऑन द अदर हैंड मैं इसके लिए केवल एक लाइन कहूंगा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्प्ले जो आप किसी भी फोन के अंदर यूज करोगे। अब इस डिस्प्ले वाले सेगमेंट से हमें एक चीज याद रखनी है, इसकी ब्राइटनेस, जो कि काफी कम है। और ब्रांड्स एंट्री लेवल के सारे फोन्स में जानबूझकर ये काम करता है और क्यों करता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी बस ये याद रखो कि एंट्री सेगमेंट के फोन्स की ब्राइटनेस कम रहती है। चलो अब एक फ्लैगशिप के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर सारी चीजें फ्लैगशिप वाली होंगी, चाहे माइक हो, स्पीकर की क्वालिटी हो या नेटवर्क एंटीनास हो। चेक करते हैं। सबसे पहले माइक्स। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो वो मोटोरोला के G45 माइक से आ रही है और इस माइक से मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अमित तुम्हारे भालोबाजी। अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ये S24 अल्ट्रा के माइक से है और आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज कुछ काम धंधा कर लो, दिन भर इंटरनेट पे पड़े रहते हो। माइक्स में अंतर है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो बिल्कुल नहीं। बहुत ध्यान देने पे हमें सुनाई दे रहा है कि S24 अल्ट्रा की जो साउंड है वो थोड़ी रिचर है, लेकिन अगर मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे चला जाऊं तब इन दोनों के माइक्स में अंतर बता पाना मुश्किल होगा। सेकंड इज नेटवर्क रिसेप्शन। सबसे पहले मैंने वाईफाई के सामने स्पीड टेस्ट किया, स्पीड में कोई अंतर नहीं था, बल्कि मोटोरोला का पिंग सैमसंग से भी बेटर था। फिर मैं सबसे वीक नेटवर्क एरिया में गया तो वहां पर भी रिजल्ट में सच कोई अंतर नहीं आया, विच प्रूव्स चाहे आप सस्ता फोन लो या महंगा, वाईफाई के नेटवर्क में आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन अब बारी थी 5G टेस्ट करने की और इसके अंदर लगा है दुनिया का सबसे महंगा और सबसे एडवांस 5G मॉडेम और इसमें सबसे बेसिक वाला 5G मॉडेम। ये रहा स्पीड टेस्ट। मैंने कई जगह इस चीज को करके देखा
स्पीड में जितना मैंने सोचा था उससे तो बहुत ही कम डिफरेंस है। तो चाहे माइक हो चाहे नेटवर्क एंटीनास, इनके ऑन पेपर स्पेक्स में इतना डिफरेंस है, बट रियलिटी में डिफरेंस केवल इतना सही है। ऑन दी अदर हैंड स्पीकर्स में दोनों ऑन पेपर सेम है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दोनों में आपको डुअल स्पीकर मिलता है, दोनों डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्लियरली सैमसंग बहुत कमाल साउंड करता है इन एवरी सेगमेंट। तो यहाँ पर ये याद रखना कि नेटवर्क एंटीनास, वाईफाई और माइक की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम थी। चलो अब बात करते हैं बैटरी की, और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि दोनों में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और देखना बड़ा कमाल का होगा कि कौन सा जीतेगा, क्योंकि एक तरफ पावरफुल सीपीयू है जो ज्यादा ऑप्टिमाइज है, तो ये ज्यादा बैटरी बैकअप देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक कम पावरफुल सीपीयू है जिसकी वजह से ये पावर भी कम ड्रॉ करेगा, तो ज्यादा बैकअप इसको देना चाहिए। ये रहा आपके सामने स्क्रीन ऑन टाइम का चार्ट, विच क्लियरली शोज दैट ऑप्टिमाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बैटरी लाइफ। इवन हैवी टास्क के अंदर जहां पर पावरफुल सीपीयू ज्यादा पावर ड्रॉ करेगा, उस केस के अंदर भी S24 ने ही ज्यादा अच्छा बैकअप दिया, और इस सब का क्रेडिट जाता है ऑप्टिमाइजेशन को। एंड ऑप्टिमाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। देखो, फोन खरीदने के लिए जैसे जैसे हमारा बजट चेंज होता है वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होने लगती है। बिल्कुल बेसिक एंट्री लेवल फोन के अंदर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए, बाकी कुछ मिले ना मिले चलेगा। मिड रेंज में आने पे परफॉर्मेंस तो हमें ठीक ठाक चाहिए, लेकिन हमारी लालच बढ़ जाती है कि कैमरा भी अच्छा मिल जाए, चल जाएगा। बट फ्लैगशिप्स के अंदर हमें पता होता है कि परफॉर्मेंस और कैमरा दोनों तो अच्छे मिलने ही है, बस अब अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो एक एंट्री लेवल फोन और फ्लैगशिप के अंदर सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला डिफरेंस मिलेगा वो है एड्स और ब्लोटवेयर्स का। इस प्राइस में लगभग सभी आपको एड्स देंगे। इवन मोटरोला पहले नहीं देता था, लेकिन अब ये भी आपको एड्स देने लगा है। अच्छी बात यह है कि बाकी ब्रांड्स की तरह ये आपको एड्स मुंह पर फेंक के नहीं मारता। इस 1 लाख वाले में ऑब्वियसली एड्स नहीं मिलेंगे। बाकी सरप्राइजिंगली एक एंट्री लेवल का फोन भी एनिमेशन और स्मूथनेस के मामले में बहुत हद तक S24 अल्ट्रा को टक्कर दे रहा है। इसमें कोई बग्स नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फोन लैग करता है, लेकिन प्राइस को अगर मैं देखूं तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। इवन इसके अंदर आपको मोटो कनेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से मैं इसको एक फुल डेस्कटॉप की तरह यूज कर सकता हूँ, जस्ट लाइक सैमसंग डेक्स। बाकी AI इज द न्यू सॉफ्टवेयर फीचर जो आपको हर फ्लैगशिप के अंदर मिलेगा, और एक एंट्री लेवल फोन के अंदर अभी AI को आने में एटलीस्ट 2 साल तो लगने वाले। अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक बात याद रखना, बजट या एंट्री सेगमेंट के अंदर 2023 में मान लो फोन A लॉन्च होता है, 2024 में उसी का सक्सेसर लॉन्च होता है फोन B, तो चांसेस ये हैं कि जो सॉफ्टवेयर फीचर्स फोन B में होंगे वही सारे के सारे आपको फोन A में भी मिल जाएंगे। लेकिन फ्लैगशिप्स के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्लैगशिप के अंदर जानबूझकर ब्रांड्स कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर रखते हैं जो सिर्फ फोन B के अंदर ही चलेंगे, भले ही फोन A सभी तरह से उस फीचर को सपोर्ट कर पाए, लेकिन स्टिल उसमें वो अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन चलो, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या इसके फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर मैं इस पर शिफ्ट होता हूं तो मेरे कोई काम रुकेंगे? इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। इवन 0.1% काम भी मेरा इस फोन से नहीं रुकने वाला। हाँ, सेंटेंस से मिस्टेक और फोटोज से लोग हटाने के लिए मेरे पास और भी फ्री अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। शिद्दत होनी चाहिए, काम तो किसी भी टूल से हो जाता है। इसके बाद बारी आती है उन 2 सेगमेंट्स की जिसके लिए लोग इसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। सबसे पहले द कैमरास। रिजल्ट ऑब्वियस है। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको पहले ही फोटो से दिखना शुरू हो जाएगा वो है कलर एक्यूरेसी। सैमसंग आपको वही कलर दिखाएगा जो आपको आंखों से दिख रहा होगा। मोटरोला सिचुएशन के हिसाब से और अपने मूड के हिसाब से कलर्स चेंज करता रहता है, कभी सही आएंगे कभी नहीं। इसके अलावा शार्पनेस, HDR, लो लाइट फोटोज, नॉइज लेवल इन लो लाइट फोटोज, एक्सपोजर बैलेंस, एज डिटेक्शन जैसे सारे के सारे डिपार्टमेंट के अंदर फ्लैगशिप इज अ फ्लैगशिप। तो कैमरा को लेकर इन दोनों को कंपेयर करना पाप है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर भी इन्हें कंपेयर करना पाप ही है। लेकिन मेरे सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है। जब मैंने दोनों फोन में बिल्कुल बेसिक ऐप को साइड बाय साइड खोल कर देखा तो मोटरोला को सैमसंग से 1 से 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लग रहा था। इवन BGMI खोलने पर भी मोटरोला ने सिर्फ 3 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, और ये तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इवन एप्स खोलने की छोड़ो, यूज करने के अंदर भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे एप्स में मुझे एज सच कुछ भी अंतर नहीं फील हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा बहुत लैग करता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से मैं उन लैग्स को बिल्कुल इग्नोर कर सकता हूँ। अब हाँ, ऑब्वियसली जब हम दोनों में गेम्स खेलते हैं तब हमें दोनों की औकात पता चल जाती है, बट मैं गेम नहीं खेलता, मैं फोन के अंदर एडिटिंग नहीं करता, मैं बड़े बड़े काम फोन के अंदर नहीं करता, तो मेरे लिए अगर ये फोन मुझसे छिन जाए तो परफॉर्मेंस के अंदर मुझे इससे भी कोई शिकायत नहीं है। इवन दिस इज 1/10 ऑफ द प्राइस, तो मुझे ये फोन स्लो फील होना चाहिए था, जो बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो इस चीज से सरप्राइज होने के बाद मैंने एक और टेस्ट किया जिसने फिर से मुझे सरप्राइज कर दिया। इसमें मुझे मिलता है 8 GB रैम, इसमें 12 GB। रात को सोते टाइम मैंने दोनों फोन्स के अंदर एक
नॉर्मल सा गेम, 2 सोशल मीडिया ऐप और 2 शॉपिंग ऐप खोल दिए। अब सुबह उठने के बाद जब मैंने फोन को वापस से उठाया तो सैमसंग ने Amazon, ट्विटर और इंस्टाग्राम को वापस से रिलोड करा, जबकि मोटरोला सिर्फ ट्विटर को अपने रैम के अंदर रख पाया था, विच शोज दोनों की रैम ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है। इवन फ्लैगशिप से तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि रात को जितने भी एप्स मैं इसके अंदर रखूंगा खोल के, सुबह मुझे वो एज इट इज मिलेंगे, ना कि रीलोड होकर। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको याद रखने के लिए बोले थे वो सारे के सारे ये रहे। इसके अंदर रैम वाला भी ऐड हो जाएगा। एक तरफ फ्लैगशिप आपको कहता है हम आपको बेस्ट फिनिश, बेस्ट मटेरियल देंगे, जो कि ये देता भी है। दूसरी तरफ 1/10 ऑफ द प्राइस में ये आपको ऑलमोस्ट वैसा फिनिश और बहुत अच्छी मटेरियल चॉइसेस भी देता है। अब आप बोलोगे फ्लैगशिप के अंदर तो पीछे ग्लास मिलता है, 10,000 का लावा का फोन भी आपको बैक में ग्लास देता है। तो यहाँ आता है हमारा स्कैम नंबर 1। बिल्ड और मटेरियल को लेकर जितना इन दोनों फोन्स के अंदर हमें डिफरेंस बताया जाता है, एक्चुअल में उतना डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। स्कैम नंबर 2, 80-20 प्रिंसिपल। और कोई भी ब्रांड नहीं चाहता कि आपको ये वाला स्कैम का पता चले। फ्लैगशिप का 80% प्राइस हम केवल उसके 20% फीचर्स के लिए देते हैं, जैसे कॉल क्वालिटी और नेटवर्क रिसेप्शन के मामले में दिस फोन इज 90% ऑफ दिस फोन। इवन बेसिक परफॉर्मेंस लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसमें भी ये फोन इज 70% ऑफ दिस फोन बाई 1/10 ऑफ द प्राइस। अब ऐसा भी नहीं है कि ब्रांड्स अपने सारे कुकर्म करने के लिए केवल फ्लैगशिप का यूज करता है। एंट्री सेगमेंट भी कम नहीं है। दिस इज आवर स्कैम नंबर 3। ब्रांड्स बजट वाले फोन्स के अंदर केवल वो चीज देता है जो आपको ऑन पेपर या फिर दुकानदार के मुंह से सुनने में अच्छा लगे। जैसे फोन खरीदते टाइम डिस्प्ले रेजोल्यूशन बहुत कम लोग देखते हैं, या फिर डिस्प्ले ब्राइटनेस तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं देखता। टेक नर्ड्स में तुमसे बात नहीं कर रहा। तो जिन चीजों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता बजट फोन्स के अंदर, उन्हीं चीजों पर ब्रांड प्रॉफिट बनाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपना प्रॉफिट बनाना बंद कर दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि उन चीजों पर कॉस्ट कटिंग मत करो जिससे एक्सपीरियंस इफेक्ट हो। स्कैम नंबर 4, रैम। मैं वर्चुअल रैम की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत बड़ा स्कैम है ही। मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस स्कैम की। मुझे नहीं पता आपने नोटिस करा है या नहीं करा है, लेकिन आजकल 10,000 से लेकर 40,000 के फोन्स में आपको 8 GB रैम का ऑप्शन मिलता ही मिलता है। फ्लैगशिप अब 16 GB और 24 GB तक जा चुका है। और ब्रांड्स और दुकानदार ने हमें ये बोल रखा है कि जितना ज्यादा रैम होगा उतनी स्पीड फास्ट होगी, जो कि कंप्लीटली मिथ है। इसी वीडियो में हमने उसे प्रूव करा है। जब मैंने इन दोनों का स्पीड टेस्ट करा था तो मोटरोला हर ऐप के अंदर 1 से 2 सेकंड ही पीछे था, जबकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और एक बहुत फास्ट स्टोरेज है। रैम का काम फोन को फास्ट बनाना नहीं है। रैम का काम है एक बार ऐप अगर खुल गया उसके बाद अगर वो बंद नहीं होता, सिर्फ मिनिमाइज होता है, तो उसको अपने अंदर स्टोर करके रखना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम उसको खोला जाए तो उसको वापस से रीलोड होने की जरूरत ना पड़े। लेकिन दुकानदार के मुंह से और शॉपिंग ऐप के स्पेक शीट पर ज्यादा रैम हमें ज्यादा अच्छी लगती है। और इन्हीं सारे मार्केटिंग चोचलों ने हमें यह बता दिया है कि एंट्री सेगमेंट के फोन्स बेसिक बिल्कुल बेसिक होते हैं और फ्लैगशिप के लिए लाखों लाख देना जस्टिफाइड है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं आपके इस मिथ को दूर कर पाऊं।